डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन की क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन समझेंगे। देखिए, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं यानी श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया और फिर सांस को छोड़ने की क्रिया, दोनों को इकट्ठे मिलाकर हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए कई टर्म यूज किया गया। जो जनरल इंग्लिश टर्म है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना और छोड़ना। ब्रीदिंग मीन्स श्वसन की क्रिया, और साइंटिफिकली हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जितने भी जीव जंतु हैं यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम के हो या एनिमल किंगडम के हो, सभी जीव जंतुओं में ये श्वसन की क्रियाएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन की क्रिया एनिमल्स में किस तरीके से होता है, कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा श्वसन एनिमल्स के अंदर होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सभी एग्जाम के अंदर किसी न किसी रूप में श्वसन से क्वेश्चंस होते ही हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में श्वसन की क्रिया इंटायर एनिमल किंगडम्स यानी अमीबा से लेकर और मानव तक एक जनरल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेशन के संबंध में। तो आइए सबसे पहले हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं यानी कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन हम कहते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये तो हमारे मानव के अंदर हो गया या किसी हायर एनिमल्स के अंदर हो गया। आप समझ सकते हैं कि सांस हम लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन एक जनरल इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो जनरल डेफिनेशन आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स and their environment is described as breathing or respiration. Gaseous exchange occurs at respiratory surface. तो देखिए, श्वसन की क्रिया क्या है कि ऐसा प्रोसेस है श्वसन की क्रिया, यानी कि श्वसन की क्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी गैस को यानी ऑक्सीजन को इनटेक करता है यानी कि अपने अंदर लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता है यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस प्रोसेस को, इस विधि को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये जो क्रियाएं हैं ये असल में यही क्रियाएं होती है। और ये क्रियाएं कहाँ पे होती है? तो ये एक रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज का एक सरफेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। उस सरफेस पे ये एक्सचेंज का काम होता है। एक्सचेंज
यानी कि हम इन्वायरमेंट से गैस लिया ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी के जनरेशन में यूटिलाइज हुआ, और एनर्जी के जनरेशन के प्रोसेस में एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोड़ा, निकाला। देयर इज द एमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ respiration, which expire or expel or eliminate from the body of an organism to the environment। जिस environment में हम हैं, उस environment के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और चूंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। तो रेस्पिरेशन का ये जनरल अर्थ है, असल में यही जनरल अर्थ का, ये रेस्पिरेशन का यही डेफिनेशन है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि रेस्पिरेटरी सरफेस एक चाहिए, जिस रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब ये रेस्पिरेटरी सरफेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फिर उसमें फंजी है, किंगडम एनिमेलिया है, फिर किंगडम प्लांटी है। तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज करेगा, उसमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको जैसे मोनरा में मिलेगा, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। और फिर प्रोटिस्टा में आइए तो उसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फंजी का एक अलग ग्रुप है, फिर एनिमेलिया है, फिर प्लांटी है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पहले ही मैंने कहा कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसका जिक्र हम करेंगे। तो अब जो है, ये गैसियस एक्सचेंज का सरफेस, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें या हायर एनिमल्स की बात करें, गाय, बछड़ा, भैंस और जो भी स्तनधारी जंतु है, ये कॉर्डेट है, हायर कॉर्डेट है। तो उसमें क्या है कि एक वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई ऑर्गन्स होते हैं, और उस ऑर्गन्स में क्या है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें या हायर एनिमल्स की बात करें, तो लंग्स क्या होता है कि ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन में यानी लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि ये लंग्स के जो सेल्स हैं, जो एल्वियोलर सेल्स हैं, वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है। जिस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस पे रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होता है फ्रॉम बॉडी टू द इन्वायरमेंट। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके लिए ये बात हुई। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, जैसे ये प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपको प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन्स है वो वन सेल्ड एनिमल है। उसमें क्या है कि
उसमें भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। क्यों? कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। रेस्पायरेशन जो होता है, आप देखिए रेस्पायरेशन को अगर केमिकल फॉर्मूला के रूप में, अगर केमिस्ट्री के रूप में अगर इसको डिफाइन करें, तो रेस्पायरेशन क्या होता है कि दिस इज द फ्यूल मोलेक्यूल C6H12O6, यानी फ्यूल मोलेक्यूल, यानी कि ये एनर्जी देने वाला मोलेक्यूल है, कार्बन सोर्स है। और ये कार्बन सोर्स यानी ग्लूकोज मोलेक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, यानी कि इसका कंबशन होता है। और कोई भी चीज जलेगा तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर जलेगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी हीट के रूप में, या जिस किसी चीज के रूप में निकले, लेकिन हीट का जनरेशन होगा। यहाँ बायोलॉजिकल एनर्जी जो सेल यूज करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू और जो भी सेल्स हैं, वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जिस एनर्जी का यूज करती है हमारी बॉडी, उस एनर्जी का नाम है एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में धीरे धीरे जब जलेगी तो इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और H2O का भी प्रोडक्शन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। यानी रेस्पायरेशन का क्या है? श्वसन की क्रिया कि एनर्जी के जेनरेशन का एक प्रोसेस है। रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज जनरेटेड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंबशन होता है, यानी कि तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के हर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का काम करता है, वहां पे एनर्जी का जनरेशन होता है। ये चीज हम लोग बहुत प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए ये जो है केमिस्ट्री के फॉर्म में हम रेस्पायरेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक एनर्जी के प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, जो बिल्कुल जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है। व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फ्यूल मोलिक्यूल्स and fuel molecules are oxidized to produce energy in the form of ATP and carbon dioxide as a byproduct is eliminated। तो ये है एक रेस्पायरेशन का एक डेफिनेशन ये है। तो अब देखिए ये चीजें जो है हर सेल्स के अंदर, चाहे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एनर्जी के जनरेशन के लिए, यानी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। चलिए इतनी चीज ध्यान में रखिए। क्या चीज? कि रेस्पायरेशन जिसके अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज के कंबशन के द्वारा। मतलब एकदम आप सिंपल वे में समझिए, ले टर्म आपको बिल्कुल सिंपली आप इसको समझिए लेमन टर्म में, कि जब हम लोग भोजन लेते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो डाइजेशन के फलस्वरूप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, उसका एसिमिलेशन हो जाता है, यानी कि वो हमारे इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा वो उसका परचूषण हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए क्या होता है कि हमारे बॉडी के हर सेल्स में पहुंच जाता है, यानी कि पचा हुआ
जो बायोमोलेक्यूल्स है वो बॉडी के हर सेल में पहुंच गया और श्वसन के जरिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल में पहुंच जाता है और फिर ऑक्सीजन क्या करता है कि उस पचे हुए भोजन को, जिसको हम फ्यूल मोलेक्यूल्स कह रहे हैं, ग्लूकोज, उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है जलाती है और उससे फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है। तो चाहे ये कोई भी एनिमल्स हो, वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो उसका, या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल्स हो, या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल्स हो, या ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल्स हो, यानी कि वो हायर एनिमल्स हो या लोअर एनिमल्स हो, वो वर्टेब्रेट्स हो या इनवर्टेब्रेट्स हो, सभी में ये प्रोसेस होता है। यानी कि उसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है और उसके फिजियोलॉजी है, उसको सही तरीके से प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी का प्रोडक्शन को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्या है कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए। तो अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा कि उसका पूरा बॉडी का, यानी कि उसका जो मेम्ब्रेन है, अगर अमीबा की हम बात करें तो अमीबा का जो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बहुत थीन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा लेमा कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दैट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल और outer membrane act as a respiratory surface. From there is the exchange of respiratory gases. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमीबा अगर है तो अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करेगा। डिसॉल्व्ड वाटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, चूंकि अमीबा क्या होता है कि वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, यानी कि पानी में रहने वाला वो जानवर है, एक कोशिकीय जलीय जंतु है। तो वाटर के अंदर जो गैस, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस, उसके अंदर जो डिसॉल्व है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अमीबा के बॉडी के अंदर इंटर करेगा और उसमें जो है फूड मॉलिक्यूल्स जो है उसका कंबशन होगा, उससे एनर्जी का जनरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें से निकलेगी तो वो वैक्यूल के द्वारा वो फिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से होते हुए और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी वाटर के अंदर। तो आप ये समझिए, यानी कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें इसी तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और ये ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर निकलना, तो ये कैसे, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है कि एक जो है फिजिकल प्रोसेस है। तो क्या है कि द एरिया वेयर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज अकर्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस किसे कहेंगे? वो एरिया जहां पर रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, gaseous exchange takes place in all level of organisms by the process of diffusion। तो डिफ्यूजन के द्वारा ये गैसियस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस और मेम्ब्रेन must be thin and flexible, must have large surface area, must have good blood supply। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि श्वसन की क्रिया के लिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए और वो रेस्पिरेटरी सरफेस, उस रेस्पिरेटरी सरफेस
पे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। और वो रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, तो थीन होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए उसमें। तो इस चीज को आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसको कहते हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है उसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स हैं जितने, जैसे पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, आपको प्लेटीहेल्मिन्थिस है, स्केल्मिन्थिस है, ये सारे के सारे में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। और इन फाइलम इन सारे फाइलम्स जो इनवर्टेब्रेट्स के फाइलम हैं, लोअर इनवर्टेब्रेट्स का नहीं या सीधे इनवर्टेब्रेट्स का है, तो इसमें लोअर इनवर्टेब्रेट्स में जनरल बॉडी सरफेस जो होता है उसका वही रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करता है और उस रेस्पिरेटरी सरफेस के जरिए रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो ये है। अब क्या है कि इसलिए मैंने साफ तौर पर लिख दिया कि जनरल बॉडी सरफेस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी सरफेस फ्रॉम हेयर गैसियस रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज आकर। तो ये आप जो है इतनी बात ध्यान में रखिए। अब क्या है कि देखिए कुछ इनवर्टेब्रेट्स हैं, जैसे मान लिया हायर इनवर्टेब्रेट्स हैं, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडस में इंसेक्ट आ जाएंगे, मोलस्का है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होता है उस वो आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा कि एनालिडा में कैसे होता है। तो इसमें जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं उसको। अर्थवर्म रिस्पायर विथ दियर मॉइस्ट क्यूटिकल, उसके जो मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं यानी कि उसका जो स्किन होता है, तो उस मॉइस्ट स्किन के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए जो है उसमें रिस्पायरेशन होता है। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा में दो तरह के हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि एक्वेटिक होता है यानी कि वाटर के अंदर इनका हैबिटेट्स होता है। इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे जो कि वाटर में नहीं रहते हैं, ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं। वो क्या है कि उनका हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल होता है। मोलस्का है, तो मोलस्का भी जो है वो वाटर के अंदर ही होता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं उसके अंदर गिल्स पाया जाता है और गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होता है। यानी कि गिल्स क्या है कि ये श्वसन अंग उसको हम कह सकते हैं। कि श्वसन वेल डेवलप्ड अंग तो नहीं है, लेकिन श्वसन अंग पुअरली डेवलप्ड जो है उसमें किसी तरह का ये लंग्स जैसी चीज नहीं पाई जाती है। गिल्स ही लंग्स का काम करेगा। और इंसेक्ट्स हैं, जैसे मान लिया कि कॉकरोच है, इसमें क्या है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। और इस ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। यानी कि इंसेक्ट किस तरीके से सांस लेता है छोड़ता है, तो ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। चलिए मोलस्का जो है क्या है कि गिल्स के जरिए करेगा रेस्पिरेशन। अब गिल्स को थोड़ा सा आप जो है समझ लीजिए।
कि गिल्स क्या है। देखिए गिल्स एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है। और गिल्स है क्या, तो गिल्स आर क्यूटेनियस आउटग्रोथ एंड स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर विच एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये क्यूटेनियस आउटग्रोथ है, यानी कि बॉडी का ये आउटग्रोथ है जो कि स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है रेस्पायरेशन के लिए। गिल्स आप जानते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जिसमें गिल्स पाए जाते हैं। और मोलस्का भी गिल्स के जरिए जो है रेस्पायरेशन करता है। तो गिल्स ये काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फिश, जो कि फिश क्या है कि कॉर्डेट्स में आते हैं, यानी कि रीढ़धारी जंती फिश को देखिएगा कि उसमें कांट वगैरह अंदर पाया जाता है, कांटा, तो उसको हम जो है रीढ़ की हड्डी समझिए कि वो है, तो वो कॉर्डेट्स में आता है फिशेज। ये भी गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करता है, यानी कि श्वसन की क्रिया को अंजाम देता है। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फिशेज। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस कहते हैं ऐसे जंतु को जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहे और वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी वो अपनी जिंदगी गुजारे। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबियंस रिस्पायर बाई गिल्स के द्वारा भी वो उसमें रेस्पायरेशन होता है, स्किन के द्वारा भी होता है एंड लंग्स के द्वारा भी होता है। तो अब देखिए ये तो हो गया जो भी वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट था, तो उसका एक जनरल कंसेप्ट हो गया कि भाई वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट में रेस्पायरेशन कैसे होता है, यानी कि श्वसन की क्रिया में कौन कौन से अंग या उसके कौन कौन से रेस्पिरेटरी सरफेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी एक जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ पूरी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ऊपर से देखें तो नॉस्ट्रिल है, यानी कि नाक के जो ऊपरी वाला जो ओरिफिस होता है, छेद जो होता है, ओपनिंग होता है, उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल के द्वारा हम गैसियस एयर को लेते हैं, यानी कि सांस को लेते हैं। ये नेजल चैम्बर में जाकर खुलता है नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया होते हुए ये जो रेस्पिरेटरी गैस है वो क्या है कि ऑक्सीजन ये लंग्स में पहुंचता है और लंग्स से फिर हार्ट के अंदर जाता है। हार्ट क्या है कि एक जो है ये मस्कुलर बैग की तरह काम करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोल एंड सिस्टोलिक प्रोसेस के द्वारा, यानी कि हार्ट की जो है पंपिंग प्रोसेस होती है, उस हार्ट के पंपिंग प्रोसेस से हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहुंच जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, और फिर जो है और फिर जो है रेस्पिरेशन होता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज मोलेक्यूल का कंबशन होगा, यानी एनर्जी का जनरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट टिश्यू को दे देगा। वहां से टिश्यू क्या करेगा कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करके और फिर जो है वो ब्लड वेसल के जरिए, ब्लड वेसल यानी कि वेन के जरिए वो हार्ट में आएगा। फिर हार्ट से जो है वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स क्या करता है कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है, वहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन के अंदर ये रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ये लिस्ट दिया हुआ है, उसको आप जो है नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस आपके नीट के एग्जाम में या किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये सीक्वेंस आपको मेमोराइज नहीं रहेगा तो कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ
ये ऑक्सीजन गैस reached in each and every cells of our body for cellular respiration. इस cellular respiration को हम aerobic respiration भी कहते हैं. As a result of cellular respiration, ATP's molecules produced and used in physiology of the body parts. तो ये जो है बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में. अब टाइप ऑफ रेस्पायरेशन यानी कि रेस्पायरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं. तो देखिए रेस्पायरेशन की टाइप जो है को दो तरह से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस के बेसिस पर ये जो रेस्पायरेशन होता है इसकी जो टाइप है वो 3 टाइप के मैंने यहाँ पे बयान करा है कि पल्मोनरी रेस्पायरेशन जिसमें बाय लंग्स, एक रेस्पायरेशन का टाइप क्या हुआ पल्मोनरी रेस्पायरेशन, दूसरा क्यूटेनियस रेस्पायरेशन और तीसरा ब्रैंकियल रेस्पायरेशन. पल्मोनरी रेस्पायरेशन में क्या होता है लंग्स होता है, जिस एनिमल्स के अंदर लंग्स होगा उसमें पल्मोनरी रेस्पायरेशन होगा. क्यूटेनियस रेस्पायरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन जो होता है जैसे अर्थवर्म है तो उसमें क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है. ब्रैंकियल रेस्पायरेशन होगा बाय गिल्स यानी कि मछली के अंदर. और बहुत सारे आपको मैंने हायर इन्वर्टेब्रेट का जो एग्जांपल दिया था उसमें जैसे मोलस्का है, आपको आर्थ्रोपोड्स पोड्स हैं जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, उसमें गिल्स के द्वारा जो है ब्रैंकियल रेस्पायरेशन होगा. और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायरेशन दो तरह के होते हैं. एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें O2 का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नेसेसरी होता है. विदाउट O2 यानी कि मोलिकुलर ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पायरेशन संभव नहीं है. जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोगों में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है और एनएरोबिक रेस्पायरेशन वहां होता है ऐसे एनिमल्स में जहां ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है या ऑक्सीजन अब्सेंट होता है. बहुत सारे बैक्टीरिया है और बहुत सारे पैरासाइट्स है जो बीमारी पैदा करता है, तो उसमें एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है. तो इसका जिक्र हम लोग जरूरत पड़ने पे और डिटेल में एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन का जिक्र करेंगे. अब इसकी समरी आप देखिए हमने इसमें क्या सीखा. हमने देखा कि रेस्पायरेशन का पहले हम लोगों ने डिफिनेशन दिया. तो रेस्पायरेशन का डिफिनेशन क्या है कि रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस बिटवीन organisms and environment. Respiration is equal to respiratory gas exchange between organisms and environment. और उसी को इक्वल टू कर देते हैं. रेस्पिरेशन में दो चीजें होती है, एक इंस्पायरेशन होता है प्लस एक्सपायरेशन होता है. इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम इनटेक ऑफ एयर को इंस्पायरेशन कहते हैं कि अगर हमने सांस लिया उसको हमने कहा इंस्पायरेशन, और सांस के छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं. इंस्पायरेशन में क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. अब जो है ऑल लोअर इनवर्टेब्रेट्स रिस्पायर बाय बॉडी सरफेस, अदर इनवर्टेब्रेट रिस्पायर बाय ट्रैकियल ट्यूब्स एंड गिल्स. रेप्टाइल्स एविस यानी रेप्टाइल्स कहते हैं जो रेंग कर चलने वाला जो जंतु होता है उसको रेप्टाइल्स कहते हैं. एविस है ये क्या है कि बर्ड्स हैं. एंड मैमल्स यानी स्तनधारी जंतु को कहते हैं मैमल्स, रिस्पायर बाय लंग्स. और रेस्पिरेशन क्या है तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का जब कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इससे जो एटीपी मोलेक्यूल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. तो इसी प्रोसेस को तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो रेस्पिरेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है आपके जहन में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं यानी श्वसन की क्रिया किसे कहते हैं. सांस लेने और सांस को छोड़ने की क्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड in the form of ATP molecules and carbon dioxide is eliminated from our body. तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने बड़ी बारीकी से डिस्कस किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.